हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए हिंदी का हाफ ईयरली का एग्जाम का पूरा जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले मैं एक पार्ट और डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो ना देखें तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इनसे आपको 100% क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं। और विद एक्सप्रेशन है पूरा। इसमें पूरी मैंने ग्रामर आपको पहले ही बताई थी, इसमें भी बताऊंगी। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर ग्रामर के आपको रूल्स आते होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको अच्छे से कर लोगे। तो फटाफट देख लेते हैं इसका। इससे पहले मैं साइंस के भी अपलोड कर चुकी हूँ और इंग्लिश के भी, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। पैटर्न वही है आपका। इसमें 3 आवर्स लिखे हैं, 15 मिनट और मिलते हैं आपको रीड करने के लिए पेपर। और 70 मार्क्स का होता है, 30 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं सभी पेपरों में 10th में। सबसे पहले आपको ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन मिलेगा, मतलब आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, उसमें एक आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से सही कौन है। तो ये आपको जब अच्छे से जीवन परिचय में आपने रचना वगैरह याद कर रखी होंगी तो आपको अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। अगर आपने सरस्वती पत्रिका याद की होगी, इससे पहले मैंने बताया था किसने लिखी थी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी, ना कि महादेवी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये तुम्हारा सही नहीं होगा। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी गलत है, ये कवि नहीं है, ये क्या है, लेखक है, राइटर है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना, ये बोला मैला आंचल कहानी है, ये किसका है, मैला आंचल किसने लिखी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने लिखी है, ऐसे लिखते हैं फणीश्वर, फड़ी आएगा, एक मिनट को, ऐसे फणीश्वर नाथ रेणु ने ये मैला आंचल लिखा। ये क्या है, उपन्यास है, कहानी नहीं है। क्या ये, उपन्यास है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, हमें सही करना है ना फाइंड आउट। तो देखो, इसका होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये सही है। हरवंश राय बच्चन एक और है, नीड का निर्माण फिर ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि नीड का निर्माण फिर किसने लिखी है, तो ये भी हरवंश राय बच्चन की है, नीड घोसले को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट कर लिया करो। सरस्वती के बहुत पूछे जाते हैं। महादेवी, ये महादेवी ने कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 में ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। मैला आंचल आपको बताई थी, उपन्यास है, और फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये हमारे एक लेखक है रामविलास शर्मा, और इनकी एक रचना है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना की रचना है। नेक्स्ट देखो, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, ये रस मीमांसा किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। तो इस तरह से आपका इसका फाइंड आउट हो गया। दूसरा देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी याद कर लो, सरस्वती पत्रिका बहुत पूछी जाती है। और केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है, ये भी फेमस है, पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। इन चारों में से कोई एक बताना है, पर आपको चारों ही बता दूंगी क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा सकता है। अतः सागर, ये है जयप्रकाश भारती की, आप किसी कॉपी पे लिखते जाओ। अतः सागर है जयप्रकाश भारती की। मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की। ठीक है, बाबू गुलाब राय की है मेरी असफलता। और अर्धनारीश्वर है रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारी रामधारी, इस तरह से आप ट्रिक से याद कर लो, अर्धनारी रामधारी, रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस, ये है मोहन राकेश की। किसकी है ये, मोहन राकेश की, ये भी खूब पूछी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको चारों बता दिए, आपको जो अच्छी लगे वो आप एक कर सकते हैं, आपको जो सबसे बेस्ट आती है वो आपको करनी है। नेक्स्ट देखो, गेहूं और गुलाब, ये किसकी है, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, महादेवी वर्मा की यामा नीरजा निहार, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। प्रेमचंद का गबन गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। और रामविलास शर्मा की मैंने भी आपको बताई थी, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, त्यागपत्र किस विधा की रचना है।
त्यागपत्र एक उपन्यास है, खूब पूछा जाता है ये। और ये किसका है? जैनेंद्र कुमार का। ये उपन्यास है और जैनेंद्र कुमार का है। इनके आपको ये भी आने चाहिए लेखक। ये उपन्यास है। वीडियो लॉन्ग कितना भी पर आपको डिटेल में अच्छे से बता दूं, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो, एग्जाम में पूरा पूरा मिल जाए। रीत मुक्त, रीतबद्ध, ये आपको अच्छे से याद आना चाहिए। प्रगतिवादी, छायावादी, इनकी प्रवृत्तियां खूब पूछी जाती हैं भी। तो रीत मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम पूछे हैं। कभी कभी कवि के नाम और रचना एक साथ पूछ लेता है, तो आपको कवि भी आने चाहिए और रचनाएं भी। तो रीत मुक्त धारा के एक तो बिहारी हैं और इनकी रचना यही है, बिहारी सतसई। कौन सी है? इनकी रचना बिहारी सतसई। और एक हमारे कौन से हैं इसी में? घनानंद। कौन है? घनानंद। और इनकी रचना प्रेम सरोवर, ये भी पूछी जाती है। इनकी रचना का नाम है प्रेम सरोवर। और एक बिहारी, इनकी रचना का बिहारी सतसई। एक ही इन्होंने रचना की थी, उसी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखो, छायावादी की 2 प्रवृत्तियां देनी है। कोई भी गुण लिख दो इनके 2। एक तो पहला है चिंतन की प्रधानता। चिंतन की प्रधानता। दूसरा सौंदर्य भावना। आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लो, सौंदर्य भावना। तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण आप कोई भी कर सकते हो। ये रहस्य भावना, सौंदर्य वाला हो ही गया। सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, चिंतन की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है? उत्तरायण के तो ये हैं राम कुमार, यहाँ से राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये रामविलास शर्मा है, पर ये मैंने लिखा राम कुमार वर्मा। ये उत्तरायण के। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क्स की स्टार्टिंग के आते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे। और ये 10 मार्क्स आपको पक्के करने हैं, तो आपको रचनाएं याद करनी ही पड़ेंगी यहाँ तक। इसके बाद आपको व्याख्या मिलती है। गद्य में से 2 व्याख्या आती हैं। ठीक है, तो आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। 2 काव्य में से मिलेंगी, उसमें से एक, और 2 संस्कृत में मिलेंगी, उसमें से एक। तो ये वाला चैप्टर आपको पहचानना है। विश्वासवाद मित्र से आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। मित्र मिल जाए, ठीक है, विश्वास, कुसंग, ये वाली ये मिल जाए तो आप आराम से पहचान लो कि चैप्टर कौन सा है, मित्रता। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता है यहाँ पे। तो देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये है इसके क्वेश्चन। जो अंडरलाइन ये होती है, इसका मतलब ये होता है, ये पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस पे ये अंडरलाइन है, इसका मीन्स आपको अपनी भाषा में देना है। तो इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या देनी है। तो आपको कहाँ कहाँ अंडरलाइन हो रही है? ये हो रही है, यहाँ से बचाएंगे, और इससे पहले भी था, इसमें देखो यहाँ से हो रही है लाइन, तो यहाँ से उठाएंगे कि लेखक कहना चाहता है कि हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। मतलब हम कोई भी जो निश्चय करेंगे उसमें हमें मजबूती प्रदान करेंगे। दोष त्रुटियाँ, मतलब हमारी जो गलतियाँ होंगी ना, उन्हें दूर करेंगे। ये हमारे ऐसे मित्र होने चाहिए। और विश्वास पात्र जो मित्र होता है वो जीवन की एक औषधि की तरह होता है। ठीक है, जिस तरह से एक अच्छी औषधि, कोई भी कितना भी अगर बड़ा रोग हो तो अच्छी औषधि मिल जाए तो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार जो मित्र की तुलना एक औषधि से की है कि मित्र अगर अच्छा मिल जाए तो मित्र के जीवन में खुशियाँ रहती हैं। मतलब उसको बुरी, जो भी वो बुरी प्रवृत्ति में अगर जा रहा होगा तो उसका मित्र अगर अच्छा हो तो उसको बचा लेगा। इस तरह से यहाँ से आपको लिखना है इसका पद। लेखक कहना चाहता है कि यहाँ से
ये लिखेंगे। फिर बचाएंगे, उसके बाद बुरी प्रवृत्तियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम की पुष्ट करेंगे। ठीक है, अच्छी सलाह देंगे। जब हम कुमार्ग पर, मतलब जब मित्र कोई बुरी रास्ते पर जा रहा हो तो उसको सचेत करेंगे, उसे उस पे जाने से बचाएंगे। जब वो हतोत्साहित, मतलब जब तुम्हारा मित्र जब निराश होगा तो हम उसे क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। ऐसा दोस्त होना चाहिए। तो इस तरह से ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ये कहना चाहता है। फिर एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो ये भी इसी तरह से रखा गया कि एक सच्चा मित्र क्या है, एक वैद्य की तरह होता है, कि एक अच्छा वैद्य, डॉक्टर किसी व्यक्ति के रोग को समझकर उसके रोग को दूर करता है, या फिर एक अच्छी औषधि रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार मित्र होता है। ठीक है, मित्र भी अपना स्नेह, धैर्य, ये सब सिखाता है अपने मित्र को, और बुरे रास्ते पर जाने से बचाता है, वही एक सच्चा मित्र होता है। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो ये की है औषधि से। औषधि कह लो, खजाना कह लो, ठीक है, इससे की है। फिर हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए, तो इसी में से फाइंड आउट करो किस तरह के मित्र होने चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो क्या करे, जीवन निर्वाह करने में हर तरह से अपने मित्र की सहायता करे। बुरे रास्ते पे जाओ तो उसे बचाए वहाँ पे जाने से, अगर वो निराश हो तो उसको उत्साहित करे। ये सब उसकी आशा अपने मित्र से होती हैं। तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, कितना बरस पड़ा इन दीवारों पर। ये दीवारों वाली, ये पहाड़ काट कर कहानी, ये सब आपको किस में मिलेंगी, अजंता वाले चैप्टर में। ये चैप्टर अजंता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। संदर्भ सेम ऐसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत ग्रंथांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ऐसे तरह से लिख देंगे। फिर आंसर इसके भी आप, जैसे मैंने आपको इसमें बताए थे, इसी तरह से इसके आंसर देने। इसमें से रेखांकित जो ये लिखा है उसको अपनी भाषा में करना है। दीवार पर बने चित्र किन किन से संबंधित है, देखो इसमें बंदरों की कहानी, हाथी की कहानी, हिरणों की कहानी, ये सब चित्र का बताना है आपको। ये रहा, राजा और कंगले, बिलाशी, बिच्छू, नर नारी, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब इस तरह से आप बना बना के कर सकते हैं। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन और करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको इसमें अच्छे से बता ही दिया। इस तरह से आपको कोई भी पैसेज आ जाए कर लेना है, बस आपको नाम किससे लिया गया और उसके लेखक का नाम, अगर आप ये सही कर दोगे तो ये वाले तो आंसर इसमें से दे ही दोगे आराम से। रेखांकित का मैंने मतलब बता ही दिया कि जिस पे अंडरलाइन हो रही है ना, इसका मीन्स आपको अपनी भाषा में देना होता है, लेखक क्या कहना चाहता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये तो होगी गद्य की। अब देखते हैं काव्य की। ठीक है, काव्य की व्याख्या देखो सेम इसी तरह से, इसमें भी दो आती हैं, आपको एक कर लेनी है और एक आपको चॉइस में मिल जाएगा। तो इसमें देखो पहचानो कौन सी है ये, निर्गुण कौन देश का वासी। स्टार्टिंग के सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसकान, इनकी आप कर लो तो इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये सूरदास की है, ठीक है, निर्गुण वाली। और सूरदास की मैंने आपको टिक बताई भी थी क्या, कि इनका कहीं ना कहीं नाम आ रहा होगा सूर में। ठीक है, तुलसी की रचनाओं में राम, सीता, लखन, धनुष, इन सब की कहानी आती हैं। ठीक है, इनकी याद अच्छे से कर लो। तो सूरदास के ये कि निर्गुण कौन देश का वासी है, इसका भी आपको संदर्भ पूछेगा और उसको व्याख्या करनी होती है, प्रसंग ये सब लिखना पड़ता है इसमें। इसका संदर्भ क्या होगा, इसका सेम यही होगा कि प्रसिद्ध काव्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित क्या, सूरसागर। सूरसागर, ठीक है, सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। और इसके कवि, उसमें हम लेखक लिखते थे, इसमें सूरदास जी हैं। सूरदास द्वारा हमने पहले भी बोल दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। सूरदास के सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। इसकी व्याख्या, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर। मधुकर किसे कहते हैं,
भौरे को समझाई, भुजित साँचना हासी। इसकी व्याख्या, गोपियाँ किससे कहती हैं? जब उद्धव जाते हैं तो गोपियाँ भ्रमर से कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है? कौन देश का वासी ना, किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर, शपथ मतलब कसम देकर, साँच ना हासी, कि सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती हैं, मतलब मजाक नहीं कर रही हैं, सच सच बोल रही हैं। हमें ये बात पूरी तरह से समझा कर बताओ। ठीक है, क्या कि जनक उसके पिता कौन है, जननी उसकी माता कौन है, ठीक है, स्त्री और दासी कौन है, ये लिखा है नारी और दासी, स्त्री और नारी, या ऐसे लिख दो नारी या दासी कौन है, उसका रंग, ये रहा रंग और वेश कैसा है, यहीं से आपको कैच करते जाना है, और किस रंग से उसे अधिक लगाव है, ठीक है, रस से अभिलाषी, मतलब कौन सा रंग उन्हें ज़्यादा पसंद है। ये कृष्ण के लिए बोल रही है गोपियाँ। तो ये बोले कि यदि तुम कपट करोगे, मतलब हमसे छल करोगे, मैं बताओगे नहीं, ये तुम हमसे कपट करोगे तो उसका फल स्वयं भोगोगे। आपनो क्या ना जेरे कहोगे घासी, यहाँ से देखो ये, तो जैसा कपट करो उसका फल स्वयं भोगोगे, ऐसे बोल रही हैं गोपियाँ। इस तरह से आपको करती जानी है। फिर सूरदास जी कहते हैं लास्ट में, सूर वाली लाइन, तो लास्ट वाली लाइन में लिखना कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव जो होते हैं बिल्कुल मुंहहीन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, मतलब कोई शब्द ही नहीं निकलते उनसे, और उनका जो विवेक होता है वो समाप्त हो जाता है, मतलब कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होते जब गोपियाँ की बातें इस तरह से सुनते हैं। तो इस तरह से आपको कर देनी है। ये व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद ये चॉइस में थी, ये अब सिलेबस में नहीं है, हटा दी गई कोरोना की वजह से। 30% आपका लेस कोर्स है। अब देखो 5 वाले में देखो, निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। तो आपको सूरदास तुलसीदास तो छोड़ने ही नहीं है, हर साल एक अल्टरनेटिव आता है, कभी सूर कभी तुलसी, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी, ये अच्छे से याद कर लेना। ये हो गया कवि का। और लेखक में जयशंकर प्रसाद शुक्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक एक करना, और इनकी रचनाएं आपको आनी चाहिए अच्छे से। अब इसके बाद क्या है, संस्कृत की व्याख्या। संस्कृत में एक वाराणसी वाला चैप्टर अच्छे से कर लो व्याख्या के लिए, और एक भारतीय संस्कृति, ठीक है, ये वाला चैप्टर। और ये चैप्टर भारतीय संस्कृति वाला ही है। संस्कृति व्याख्या में क्या होता है कि एक चैप्टर से आता है और एक श्लोक आता है, तो आपको चैप्टर में वाराणसी वाला भारतीय संस्कृत अच्छे से कर लेने हैं, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और श्लोक चाहते तो श्लोक वाला चैप्टर पूरा कर लो। तो इसमें ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति, यहीं से आप जान सकते हो कि चैप्टर भारतीय संस्कृति से लिया गया। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ भी पूछा जाता है कि प्रस्तुत संस्कृत खंड के, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद की व्याख्या कैसे करनी है, देखो ऐशा नगरी, यहाँ पे ऐशा नगरी लिखा है ना, ऐशा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, केंद्र स्थल है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर से सुन लो, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत बाकी मैश्य, संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसृत, प्रसृत मतलब फैलना, सर्वत्र मतलब सब जगह, आलोक मतलब प्रकाश। तो ये कह रहे हैं कि यहीं से संस्कृत साहित्य, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला है। फिर यहाँ से रटना कुछ नहीं, बस एक बार वर्ड कैच करो, करते जाओ। मुगल युवराज दारा शिकोह, ये नाम पढ़ते जाओ। दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, मतलब अध्ययन, अक्रोध मतलब किया। तो दारा शिकोह और मुगल युवराज ने आकर, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पे आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, यथा तथा प्रभाविता। तो इसका मतलब क्या है कि वह इनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए। कौन, ये दारा शिकोह जिन्होंने अध्ययन किया था, इनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में
कराया। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि संस्कृत भाषा का जो फारसी भाषा में उपनिषदों का किसने कराया था, दाराशिकों ने कराया था। तो वो इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उपनिषदों का जो अनुवाद था वो फारसी भाषा में कराया था। तो ये इसकी व्याख्या होगी। बहुत इजी होते हैं, आप एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, अच्छे से आ जाएगी। या फिर ये श्लोक का कर लो, इस तरह से कर सकते हो। ये वीर वीरेण पूज्यते वाले चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है। ये कहता ना कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब आप ये नहीं कि ये वाला आ गया तो यही लिख दोगे, ये श्लोक नहीं लिखना है। जो पेपर में आएगा वो छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे इंग्लिश में जो पोएम आती है वो नहीं लिखेंगे और बाकी की दूसरी लिखनी होती है हमें, ऐसे श्लोक है। जो पेपर में आएगा वो नहीं, इसलिए आपको 2 श्लोक याद करके रखने हैं। वंदना माला आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर संस्कृत के क्वेश्चन आंसर है। तो मैंने आपको 2 चैप्टर की हिंदी बताई, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आंसर कर लो, वाराणसी वाले के और वीर वीरेण पूज्यते के। तो वाराणसी कति विश्वविद्यालय, ये पूछा कति मतलब कितने, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो आपको कति की जगह क्या लगाना है, त्रय, 3 है। इस तरह से विसर्ग लगा के त्रय, कति की जगह त्रय लिख के पूरा सेम ऐसे ही। नेक्स्ट है पुरराज केन से युद्धम अक्रोध, पुरराज का युद्ध किससे हुआ था। तो केन की जगह आपको क्या लगा देना, अलछेन्द्रेण, संस्कृत है ना, अलछेन्द्रेण। इस तरह से आप कर सकते हैं, अलछेन्द्रेण। तो संस्कृत क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको छोड़ने नहीं है। बस एक वर्ड की जगह लिखना, कति की जगह त्रय, इसके केन की जगह अलछेन्द्रेण। इस तरह से सिकंदर को बोला जाता अलछेन्द्रेण संस्कृत में। ठीक है, ये हो गया। ये भी आगे के चैप्टर, ये वाला सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, आपको 2 करने हैं, 2 हो गए। उसके बाद हास्य रस अथवा करोड़ रस, ये तो मैंने आपको बताया कि एक जरूर आता है आपको, दोनों में से जो अच्छे से है वो कर लो। हास्य रस क्या होता है, किसी की व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी डोल बजाए। किसी की वेशभूषा, आकृति, इनको देखकर जो हृदय में खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसी को हास्य रस कहते हैं। करुण में क्या, दुख होगा, किसी मित्र या सखा के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें जब राम बोलते हैं, पक्षी से पूछते हैं, तो उसमें करुण रस है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसी तरह से उपमा और रूपक, मैंने आपको 3 अलंकार बताए थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे से करते हैं। और रूपक में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, क्या हो, भेद रहित आरोप हो। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। और उपमा का है, पीपर पात सरस मंडोला। आप कोई भी कर सकते हो। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, सेम यही डेफिनेशन है करोड़ इसके रूपक की तरह। क्या होता है उत्प्रेक्षा में, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या की जाए, संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और एग्जाम्पल में दोनों को बता ही दिए। उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल और सुन लो, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, जनू मानो, ये वाले वर्ड आते हैं उत्प्रेक्षा में। चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, इस तरह से आपको कर लेना है। फिर आपको रोला सोठा में से रोला छोड़ देना, केवल सोठा याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सोठा, ये रोला आपको इंटर में जरूरत पड़ेगी, आपको इसमें जरूर मिलेगा। सोठा ही कर लो 10th में। सोठा क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। सोठा पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13। ये दोहे का उल्टा छंद होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करवर वदन। फिर से सुन लो, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम में आपको सेम इसी तरह से पूरी ग्रामर मिलने वाली, तो इसको आप स्किप नहीं करना, पूरा देखना एंड तक।
क्योंकि रूल्स अगर आपको आएंगे तो कोई भी वर्ड आपको आराम से कर सकते हो। उपसर्ग बनाने हैं आपको 3। उपसर्ग क्या होता है जी, आगे वर्ड हमें ऐड करना है। उप से कोई भी वर्ड बनाओ इसमें उप आता हो, तो उपमान, ठीक है। अनु से अनुमान, अभि से अभिमान, सु से सुयस, सह से सहयोगी, अधि से अधिकार। आपको जो अच्छे लगे कोई भी 3 एक एक बना देने हैं, एक के 3 नहीं लिखने, केवल इसी से 3 वर्ड बनाने हैं। आप कोई भी 6 में से 3 बना सकते हैं, बहुत इजी होते हैं उपसर्ग, आगे से बनाने होते हैं, ठीक है। आ दे दिए तो आ से बना दो अमन, इस तरह से। और उसका कोई मीन्स होना चाहिए, अमन मतलब शांति, कोई मतलब हो, ये नहीं उल्टे सीधे वर्ड बना के रख दिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, उल्टा सीधे वर्ड नहीं बनाने। फिर प्रत्यय बनाने हैं आपको। प्रत्यय का साउंड आपको क्या करना है, लास्ट में लगाना होता है। बहुत इजी होते हैं ये, देखो 3 नंबर आपको इसमें कुछ करना पड़ा यूँ ही मिल जाएंगे, फिर 2 नंबर का ये भी बहुत इजी है। और हाथ से रस ये तो आपको आते हैं अच्छे से, ग्रामर तो आपको पूरे नंबर लेके आने हैं इसमें तो। उसके बाद अन, ऐसा कोई वर्ड बताओ इसमें अन का साउंड आए, तो 55 आया ना 55 अन का साउंड आया। ता, मानवता, इस तरह से आपको वर्ड बना देने हैं। त्व, महत्व। हट, चहचहाहट, 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 इससे करना कर सकते हो। आहट भी लिख सकते हो। आई, मिठाई। अक, अक से कैसे पसंद, अक से बताओ, पावक, पावक, अक का साउंड आया। इस तरह से आपको कोई भी 2 कर लेने, मैंने तो सारे बता दिए हैं। इसी तरह से ये वाले उप से उपमान, इसको आगे बढ़ जोड़ कैसे बनाने, अभि से अभिमान, कोई मीन्स होना चाहिए उसका, ठीक है। ये नहीं उल्टे सीधे बना के रख दिए। अधि से अधिकार, का जोड़ दो इसमें कार, ये हो गया। कुछ नहीं तो बहुत छोटे से रूल होते हैं, मतलब कोई बच्चा भी इसको छोटी क्लास का बताओ तो वो भी छोटी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, बहुत ईजी होते हैं। समास विग्रह, इससे पहले वाले में भी आपको समझाए थे। समास आपके सिलेबस में 2 ही हैं, पहले 4 थे अब 2 रह गए हैं। कौन कौन से, एक द्विगु और एक द्वंद्व। अब दोनों के आपको रूल आते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। द्वंद्व में क्या होता है, ये वाला चिन्ह आता है, अब देखो इस वाले चिन्ह में कहाँ कहाँ, एक तो ये एक ही है, तो इसमें द्वंद्व होगा। और इसको तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, यहाँ पे और लग जाता है, इस वाले चिन्ह की जगह क्या लग जाएगा, और। पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये तो होगी द्वंद्व की बात, ये डैश लगा होगा। और कुछ स्पेशल होते हैं, मैंने आपको पहले पार्ट में बनाए थे, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद त्रिवेणी। द्विगु में क्या करते हैं, कोई पहला वर्ड संख्यावाचक होता है, ठीक है। 3 नदियों का संगम, इस तरह से 9 ग्रहों का समूह, तो ये हो गया आपका द्विगु, जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु। संस्कृत वर्ड होते त्रय, दी, ये कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद द्विगु द्वंद्व हो गया समास, ये तत्सम कर लेना, बहुत इजी होते हैं। आम्र, ओष्ठ, ठीक है, कर्पूर, बहुत इजी है ये तो, तत्सम। संस्कृत को हिंदी में जो बोलते हैं उनको लिखना होता है। फिर पर्यायवाची आपको लिख लेने हैं। इंद्र का सुरेंद्र, देवेंद्र, बादल का मेघ, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, दा आ जाए तो बारिद, ये हो जाएगा। और धा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, समुद्र का। जलद, ये बादल का है, और धा बना देंगे तो समुद्र का बन जाएगा, ठीक है। घोड़ा का अश्व होता है होता है, तरंग होता है, ठीक है। उसके बाद अतिथि, मेहमान, पाहुना भी कहते हैं, एक आगंतुक भी कहते हैं, आगंतुक, कोई भी आपको 2 लिख देने हैं, ये हो गया। संधि आपके सिलेबस में बहुत एक ही रहेगी, यड़ संधि, और वही आपको नाम, तो संधि का नाम तो यड़ लिख दोगे, 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। या तो आपको जोड़ने को देगा या फिर तोड़ने को देगा। इसमें देखो संधि कीजिए तो 2 वाक्यों को जोड़ देंगे तो संधि हो जाएगी, तोड़ देंगे तो समास संधि का विग्रह हो जाएगा। अब देखो संधि विच्छेद बोलते हैं इसे, विच्छेद में आता है तोड़ने को, और संधि कीजिए जोड़। सु प्लस आगतम को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, स्वागतम। और यड़ की मैंने ट्रिक बताई थी, इसको यब बोलो, या और बा मिले तो वो यड़ संधि ही होगी। और आपके सिलेबस में एक ही संधि है तो आपको यड़ ही रखना है, कुछ रटना तो है नहीं। स्वागतम, यड़, ये आपका कौन सा है, मधु प्लस अरि, इसको जोड़ो मधु प्लस अरि, तो इसको जोड़ के लिखेंगे मधुवरी, इस तरह से। और विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग है तो विसर्ग लगाना पड़ेगा। अति अधिक तो अत्यधिक,
गुरु आदेश इस तरह से जोड़ के देंगे, गुरुवादेश। ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये अब देखो वा आ रहा है, वा आ रहा है, इसमें स्वागतम आ जाएगा, अत्यधिक इसमें भी आ रहा है, ये हो गया। इससे पहले वाले पार्ट मैंने बहुत डीपली समझा रखा है, इसमें तो भी मैं थोड़ा जल्दी से बता दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखो फल अथवा नदी और मति अथवा मधु, इसमें आप फल के कर लो, इधर मति के कर लो, एक आपको पेपर में मिल जाएगा। इस तरह से पेपर में आएगा, दोनों में से आपको एक करने पड़ेंगे। तो पूरी टेबल याद कर लो आपको, बस इस तरह से तृतीय विभक्ति बतानी। तो इधर से विभक्तियाँ चलती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 बहुवचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो आपसे तृतीय विभक्ति पूछी है फल और नदी की, ठीक है। तो फल की तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ये सब हटा देते हैं, मैं आपको चारों को बता दे रही हूँ। फल की तृतीय विभक्ति क्या होगी? फल है, ठीक है। और नदी की होगी नदीप, नदीभ। फल की फल है, नदी की नदीप, ये हो गया। अब मती की देखो, मती की भी ऐसी हो जाएगी, मतीभ। एक जैसे होते हैं, बस आपको एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और मधु की होगी मधुभ, मधुभ। देखो सब में एक जैसे हैं, मधु तो मधु, नदी है तो नदीव, मती है तो मतीव, और फल का फल है। इस तरह से आप 2 कर लो, 2 की टेबल अच्छे से हो जाएगी। इधर फल की कर लो, नदी के अपने में से, इधर मती की कर लो, तो ये कर लेना है। ये धातु है, पठती, ऐशत, पटे। आप एक धातु को अच्छे से कर लो, उसी में से आपका फंस जाएगा। इसमें क्या बताने होते हैं? धातु बताओ। धातु तो यही नाम से पकड़ लो, पट है धातु, क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी आपकी पट, ठीक है। फिर लकार, पठती, पठती, ताती आ रहा तो कौन सा लकार हो गया हमारा? ये हो जाएगा लट लकार, ठीक है। धातु पट होगी, लकार लट लकार हो गया। फिर क्या पूछा? पुरुष। किस पुरुष में आएगा? पठती। तो यहाँ से पढ़ेंगे, देखो ये होता है प्रथम पुरुष, यहाँ होता है मध्यम पुरुष, यहाँ होता है उत्तम पुरुष। तो पहली लाइन में आता है पठती, पठती पठता पठंत होता है ना। तो ये कौन सा पुरुष हो गया? पुरुष हो गया हमारा प्रथम, पुरुष हो गया प्रथम। अब क्या पूछा है इसने? लकार हो गया, पुरुष हो गया, वचन बताना है। वचन कौन सी लाइन में आ रहा है? पहली लाइन में एक वचन है, तो वचन कौन सा होगा? एक वचन। ये आपको टेबल पूरी आनी चाहिए। वचन हो गया हमारा एक वचन, ऐसे लिखते हैं ना, पठती, पठता, पठंती। तो वचन हमारा हो गया एक वचन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। अहसत, इसका क्या होता है? पुरुष इसका भी प्रथम है, वचन एक वचन इसका भी है। धातु हस से हो जाएगी, धातु कौन सी हो जाएगी? हस, ऐसे हलंत लगा दो, पट में पट का हर्ष। और लकार कौन सा है? लिंग लकार, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। यहाँ पे डॉट आएगा, बिंदी, लकार, ये इसका हो गया। आपको एक ही करना, मैं सब बता दे रही हूँ एक साथ। फिर पठेब, पठेब का क्या होता है कि उत्तम तो पुरुष है, उत्तम पुरुष है, धातु वही होगी पठ, पठेब से, ठीक है। वचन द्विवचन है। जब आप टेबल याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस पठ की कर लो और हस की कर लो, आपको एक ही मिलेगा, पेपर में कर लेना। लकार इसका विधि लिंग लकार है। कौन सा? विधि लिंग लकार। आर यहाँ पे रा है, विधि लिंग लकार। मैंने आपको तीनों समझा दिया, आपको एक कर लेना है। ये हो गया पूरी ग्रामर अच्छे से। इस तरह से आपको पूरा डिक्टो इस नंबर पे यही क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के पेपर में भी, जिस नंबर पे ये आ रहे हैं, पूरा सेम यही पेपर आता है। आई हो आपको आ रहा है। ये टेबल नहीं आ रही तो आपको एक बार याद करनी पड़ेगी। इस तरह से यहाँ पे पुरुष लिखो, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से टेबल बना के इस लाइन में आएगा तो प्रथम पुरुष के, ये तीनों प्रथम पुरुष के होंगे, इसमें मध्यम के, इसमें उत्तम के। और यहाँ पे एक वचन की लाइन, यहाँ पे द्विवचन या बहुवचन, इस तरह से हो जाता है। और फल वाले में 7 विभक्ति बनाएंगे, प्रथम, द्वितीय, और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर आपको संस्कृत अनुवाद करने होते हैं, 4 में से 2, इनके भी रूल्स आने चाहिए आपको।
ये सीधे सीधे चलते हैं, इंग्लिश की तरह नहीं कि आपको उल्टा सीधा करना है। सीधा पहले इसमें राम है तो रामः विसर्ग लगा दो। घर को क्या कहते हैं? गृहम संस्कृत में। जाता है तो गच्छति, प्रेजेंट का वर्तमान काल है ना, तो गच्छति, राम गृहम गच्छति, ये हो गया। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वृक्ष से फल गिरते हैं या पत्ते गिरते हैं, कैसे भी आ जाएगा। तो वृक्ष का क्या लिखोगे? वृक्षात, वृक्षात, ये छा छतरी है, यहाँ पे लिख देती हूँ। वृक्षात कौन गिर रहा? फल, तो फल का क्या रहेंगे? फलानी और पतंती। इससे पहले वाले में भी मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये पूछा गया था। वृक्षात फलानी पतंती। अगर यहाँ पे पत्ते गिर रहे होते तो क्या लिख देते? वृक्षात पत्राणी, तब पत्ते के लिए लिखते पत्राणी, फल के लिए फलानी। बाकी सब सेम रहेगा, गिरने की पतंती। आई होप आपको आ गया होगा। ऐसे इसमें आपको सेम कर देना, तुम, ते, तुम दोनों, ठीक है। किम, क्या, करने की कुरुत, कुरुतहा, तुम क्या करते हो। इसमें अहम, प्रियम, यहाँ पे सेम ऐसे लिख दो। पुस्तक का पुस्तकम ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, माँ लगा के पुस्तकम हलंत लगा के। और है गीता का गीता ही लिख दो, ऐसे विसर्ग लगा के। है के लिए अस्थि लगा दो, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया संस्कृत अनुवाद। उसके बाद आपको ऐसे मिलेगा प्रदूषण पे, बेरोजगारी पर, ये आप अच्छे से याद कर लो, इन्हीं में से आपको मिल जाते हैं। मेरा प्रिय कवि, इसमें मेरी प्रिय पुस्तक आई, इसमें इससे पहले कवि वाला आया था, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मुक्तूत में आपको 5 सर्ग करने हैं, कोई भी एक सर्ग पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है किस सर्ग में क्या हुआ था, बस ये कर लो। 5 सर्ग में प्रथम में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म है। द्वितीय में उन्होंने स्वप्न देखा था, माँ के चरित्र की छाप है। तृतीय में आंदोलन है, ठीक है। चतुर्थ में जो अंग्रेजों के भी अत्याचार किए थे वो हैं। और पंचम वाले सर्ग में भारत को जीत मिल गई थी अंग्रेजों से। ये सब डिटेल है। और एक क्वेश्चन संग में इसके साथ आता है, नायक का चित्र करो। यहाँ पे नायक के चरित्र करने, उनकी विशेषताओं प्रकाश डालना है। तो नायक इसमें कौन है? गांधी जी, ठीक है। 10th क्लास में गांधी जी हैं, तो गांधी जी संग में लिखने पड़ेंगे। 3 नंबर का आता है, 1.5 नंबर का सर्ग, 1.5 नंबर का ये, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। जब आप 12th क्लास में आओगे तो उसमें त्यागपति मिलता है, उसमें मिलेगा हर्षवर्धन याद करना पड़ेगा और राजश्री, ठीक है। जब 12th में आओगे तब 12th। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सॉल्यूशन हो गया। आप एक दो बार पूरा देख लो, ग्रामर तो डिक्टो यही मिलेगी और सेम रीडर भी, क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच।